Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the another part of पॉलिटी सीरीज़. ऑलरेडी चैनल पर 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं पॉलिटी सीरीज़ से रिलेटेड, जिसमें हम 250 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. और ये वीडियो जो स्टार्ट होगी ये 251 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी. अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल पे जाकर देख लें. चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे. ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हो या फिर कोई भी बीए का कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ तक कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें तो क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं. तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया आर यूनियन टेरिटरी बिफोर बिकमिंग स्टेट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स ऐसे रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी थे स्टेट बनने से पहले. मतलब पहले उनका जो वो एक यूनियन टेरिटरी थे पहले, और उसके बाद उनको यूनियन टेरिटरी से हटा करके स्टेट बना दिया गया. तो वो आंसर कौन कौन से हैं हमारी, जो पहले यूनियन टेरिटरी थी बट अब स्टेट हैं. तो वो कौन सी 5 है हमारी. हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम एंड त्रिपुरा. सी इज़ द राइट आंसर. हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम एंड त्रिपुरा. ये 4 यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ के नेम दिए गए हैं. तो ये क्या है, ये पहले यूनियन टेरिटरी थी बट अब ये क्या है, स्टेट है. हिमाचल प्रदेश भी स्टेट है, मणिपुर भी स्टेट है और सिक्किम और त्रिपुरा भी स्टेट है. ये तीनों क्या है, स्टेट हैं. सी इज़ द राइट आंसर. बट ये पहले क्या थी, पहले थी यूनियन टेरिटरी. यहाँ पर देखते हैं नोट में क्या है, 5 करंट स्टेट जो अभी करंट स्टेट हैं बट पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे. गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम पहले यूनियन टेरिटरी थे, उसके बाद फुल फ्लेज स्टेट बन गए. मतलब पूरी तरीके से स्टेटहुड दे दिया गया है उन्हें. वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. जो भी है स्टेट गवर्नमेंट, उनका जो भी स्टेट के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं वो पूरी इनकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ कुछ नहीं करती, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में क्या, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, यूनियन टेरिटरीज़ में जो रूलिंग वो जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर अगर लेफ्टिनेंट जनरल भी होते हैं तो वो कौन वो करते हैं, अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, बट वहाँ पे जो रूलिंग कौन करता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. वो किसके अंडर आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. यहाँ पे क्या देख लीजिए, इससे आपसे कितनी बार पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर में बने हैं स्टेट. तो स्टेट कब बना है, गोवा बना है 1987 में, हिमाचल प्रदेश बना है 1971 में, मणिपुर और त्रिपुरा बना है 1972 में, मिज़ोरम को स्टेटहुड कब मिली है 1987 में, सिक्किम 1974 में पूरी तरह से स्टेटहुड मिल गई थी सिक्किम को 1974 में. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश है हमारा, हिमाचल प्रदेश 1971 कब है, हिमाचल प्रदेश 1971. उसके बाद मणिपुर एंड त्रिपुरा, MNP, मणिपुर एंड त्रिपुरा कब हुआ, 1972. मणिपुर एंड त्रिपुरा 1972. सिक्किम हो गया 1974, 2 साल का गैप, 72 के बाद 74. उसके बाद कौन सा है आपका, गोवा सबसे एंड में इसको स्टेटहुड मिला और सबसे एंड में गोवा आज़ाद भी हुआ था पोर्तुगीज़ से 1987. स्टेटहुड कब मिला गोवा को, 1987 में. तो 1971 हिमाचल प्रदेश, 1971 क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश, 1971 मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, MT 1972, MNT, फिर S से आ गया सिक्किम 1974, मणिपुर एंड त्रिपुरा के बाद 2 साल का गैप, 1972 के बाद 2 साल का गैप, दैट मीन्स 1974. और एंड में आता है जी फॉर गोवा 1987. इस ईयर में इनको क्या मिला है, स्टेटहुड मिला है. ये कौन सी 5 हैं जो करंट स्टेट हैं बट पहले यूनियन टेरिटरी थी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. स्टेट पहले यूनियन टेरिटरी थी बट अब क्या है, अब है हमारे स्टेट. भाई यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ही सिर्फ और सिर्फ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो पहले स्टेट थी बट अब कौन सी, अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है. जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट में थी बट अब क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है. ये देखें, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ बीन कन्वर्टेड टू 2 यूनियन टेरिटरीज.
which has been converted into 2 union territories, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आपको याद होगा 2019 में हुआ है ये। कब हुआ ये? 2019 में। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। ये पहले यूनियन टेरिटरी थी बट अब स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको इतने अच्छे समझाने का ये मकसद होता है कि आपको बार बार वीडियो पे एफर्ट ना डालना पड़े और चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं आपकी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग हेड द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कौन थे हेड यूनियन पावर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? वो थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। सी इज़ द राइट आंसर। यूनियन पावर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनी की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, provincial autonomy, a bicameral central legislature and the principle of separation of power are directly taken from। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे जो बहुत मतलब मैनी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर एंड इसी तरह के बाकी जो है आर डायरेक्ट टेकन फ्रॉम। डायरेक्ट टेकन फ्रॉम कहाँ से है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी क्लियर करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आज भी हमारा 75% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है। किस पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें किस में कही गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देख ले, मैंने उन वीडियोस में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है। और प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग की वीडियोज़ ही होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने बहुत अच्छे से समझाया उन वीडियो में। आई थिंक वो पार्ट 4 होगा या पार्ट 4-5 कुछ ऐसी है जिसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। नहीं देखा तो जाके देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंसर्न विद इलेक्शन ऑफ और टू दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा वो कौन से इलेक्शन के लिए फिक्रमंद नहीं होता है? तो इसके सही आंसर क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन दी स्टेट। पंचायत के इलेक्शन जो होते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं वो कौन नहीं कराता? इलेक्शन कमीशन की वो जिम्मा नहीं होता है, तो उस चीज़ की फिक्र उसे नहीं होती, कंसर्न नहीं होती है किसके? इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ की। सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Indian Council Act of 1909 is associated with the major change that propagated the British agenda of divide and rule। आप सबने ही ये बात सुनी ही होगी कि ब्रिटिशर्स का क्या एजेंडा था? डिवाइड एंड रूल। अगर ज़्यादा लंबा रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई करो। मतलब कि जहाँ पर भी दो लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस पैदा कर दो, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि जितने ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक रूल किया जा सकता है। वो आपको आज भी देखने को मिल रहा होगा, बहुत अच्छी तरह देखने को मिल रहा है। ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ये ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट करी थी। ये एजेंडा कहाँ से आया था? ब्रिटिशर्स का ही ये एजेंडा था, डिवाइड एंड रूल, ताकि इंडियंस पर रूल करना है तो इनको एक मत होने दो। जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है इंसान? जब एक साथ हो। तो एक ना होने के लिए स्ट्रॉन्ग हम ना हो सकें स्ट्रॉन्ग और उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें, इसीलिए इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी जो आज भी देश में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डिवाइड एंड रूल जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज एसोसिएटेड वन मेजर चेंज प्रोपोगेटेड द ब्रिटिश एजेंडा डिवाइड एंड रूल। सो राइट आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स।
इसमें क्या था कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, हिंदू हिंदू को वोट कर सकते हैं, सिख सिख को वोट कर सकते हैं। तो ये रिलीजन के बेसिस पे इन्होंने फूट डालने की कोशिश करी थी और ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स ही लेकर आए, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। कहीं भी रूल करना है आपस में लड़वा दो ताकि लंबे समय तक रूल करते रहें हम लोगों को। इसी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बस वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स की है, डिवाइड एंड रूल। सो राइट आंसर इज बी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल। और ये कब आया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब करा गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल इंट्री। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट भी आपके लिए रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर मुस्लिम वोट कर सकते हैं, मुस्लिम्स को, हिंदू को सेपरेट इलेक्टोरल लेकर आए थे। कि ये कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ये सिस्टम कब लेकर आया? इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। और यहाँ पे अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम मेंबर इलेक्ट किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के वोट पे। तो ये चीज़ ये लोग लेकर आए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन दिसंबर 13, 1946 of the in the Constant Assembly? So right answer is जवाहरलाल नेहरू। ए इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किसने वो करा था? हिस्टोरिक जो था ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। साथ ही साथ 13 दिसंबर 1946 को हमारी सेकेंड मीटिंग हुई थी। सेकेंड मीटिंग हुई थी किसकी? कॉन्स्टेंट असेंबली की। फर्स्ट कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी फर्स्ट मीटिंग। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सेकंड मीटिंग कब हुई है? 13 दिसंबर 1946 में, जब राजेंद्र प्रसाद को जी को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 में कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन फर्स्ट सेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। प्रीवियस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे भी बहुत सारी वीडियो में बहुत क्लियर अच्छी तरह कर चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। नहीं देखी तो जाके देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे इसी तरह। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव करा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ए इज़ द राइट आंसर। ये साथ ही साथ याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 में की बात है ये। और इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट, और HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखी तो जाके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफेंस? राइट आंसर इज ए, क्यू वारंटो। ए इज़ द राइट आंसर, क्यू वारंटो इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखें क्यू वारंटो क्या होता है? जो द रिट ऑफ क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज़ इशू बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफेंस। वारंट तो सबने ही सुना होगा कि भाई वारंट निकला है तो इंक्वायरी होगी, और वो जो भी ऑफेंस करता है उसके खिलाफ पहले वारंट निकलता है फिर ही कोई लीगल एक्शन होता है। तो वारंट कौन इशू करता है? कोर्ट करता है इंक्वायरी के लिए। तो क्यू वारंटो इसी के लिए, इसी रिट का नाम है क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब केम इनटू फोर्स, बना कब था हमारा? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1947 को बन के हमारा 1949 को बन के तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, बट फोर्स में कब आया? केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को। ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। दैट मीन्स कि अभी
हमारे जो वर्ड हैं प्रियम्बल में वो है सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये सारे वर्ड्स मेंशन हैं अभी प्रियम्बल में, आपको देखने को मिल जाएंगे। सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड प्रियम्बल में मेंशन है। बट जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स में लेकर आया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, तब सिर्फ कितने वर्ड मेंशन थे कॉन्स्टिट्यूशन में? सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सी इज़ द राइट आंसर। सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीन वर्ड जो थे वो मेंशन थे। सोशलिस्टिक और सेकुलर, ये दो वर्ड, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये दो वर्ड कब ऐड करे गए? 42nd अमेंडमेंट में। कब करे गए? 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये दो वर्ड ऐड करे गए हैं और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को जब केम इनटू फोर्स आया, फोर्स में लेकर आया गया, ये लागू किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल में जो वर्ड मेंशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड मेंशन थे, वो क्या थे? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और 42nd अमेंडमेंट 1951, 42nd अमेंडमेंट हुई हमारी 1951 में हुई थी हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट, और 42nd अमेंडमेंट हुई है हमारी 1976। कब हुई है 42nd अमेंडमेंट? 1976 में हुई है। 42nd अमेंडमेंट हुई है 1976 में, और 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था, और जब केम इनटू फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब कितने वर्ड थे? सिर्फ सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंटली हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यह बताया था आपको कि अभी बिल्कुल इक्वल है। 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। सो राइट आंसर इज 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड? कौन सी ईयर में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म हुआ था? डैट मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सी ईयर में पहली बार कोई स्टेट फॉर्म किया गया था, फिर कोई स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था? राइट आंसर इज 1953। कब? 1953 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म किया गया था। क्या किया गया था? लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म किया गया था 1953 में। कौन सा ईयर था? 1953। यहाँ पे मैंने एक नोट छोटा सा लिखा है, आप इसे देखते हैं। कौन सा स्टेट था वो? द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था वो स्टेट जो पहली बार लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया गया था। वॉज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1953। इट वॉज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज सेपरेट हुए थे, और पहला स्टेट क्या था आपके लिए? इम्पॉर्टेंट क्या है? स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था? ये बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में। वो था आंध्र प्रदेश, जो लैंग्वेज की बेसिस पे अलग हुआ था, और ईयर क्या था? 1953 में। 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल promote the idea of equal justice and to provide free legal aid to the poor? equal justice और free legal aid to the poor को कौन सा आर्टिकल प्रमोट करता है? सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A मैंने प्रीवियस वीडियो में भी फ्री लीगल एड के बारे में पढ़ा रखा है। नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। वीडियो के बीच में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, ताकि आप लोग भूलें ना। अगर मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, अप्रिशिएशन तो दे ही सकते हैं, तो इसीलिए। सो राइट आंसर इज आर्टिकल 39A प्रमोट करता है आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस एंड टू फ्री लीगल एड टू द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन कौन से फीचर्स होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सो राइट आंसर क्या होगा?
ओनली 1, 2 एंड 4। और 1, 2 एंड 4 देख लेते हैं क्या है, तो देखते ही पता चल रहा है। थर्ड पहले देखते हैं, थर्ड क्यों नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ही है हमारे देश का। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो पढ़ते ही पता चल रहा है। फर्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द नेशन एंड द रीजनल गवर्नमेंट, मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बता चुकी हूँ, सेंट्रल और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में अच्छे से समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द नेशन एंड द रीजनल गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल इक्वल डिवीज़न ऑफ पावर होगा। पावर दोनों को दी जाएगी, सिर्फ सेंट्रल के पास पावर नहीं होगी या फिर सिर्फ स्टेट के पास पावर नहीं होगी, पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहती है। फीचर क्या है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द नेशन एंड द रीजनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, रिड कॉन्स्टिट्यूशन है और ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों फॉर्म की गवर्नमेंट हमारे यहाँ रन करती है। ये है फीचर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 and 4 are the features of the federal form of government. Next question is, which of the following is incorrect with respect to removal of a judge of Supreme Court? यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को? राइट आंसर इज डी, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिमूव कौन कर सकता है, मैं प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ इस चीज़ को, कि रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। किसके रिकमेंडेशन पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी सुप्रीम कोर्ट की जज के अगेंस्ट उनके मिसबिहेवियर को लेके या किसी भी उनकी मिसबिहेविंग की हरकत को लेकर के कंप्लेन करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। किसको, जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। और राइट क्या तरीका होगा, he can be removed by the president on the recommendation of chief justice of India. Next question is, which of the following statement regarding judicial review is correct? So right answer is A, it is a part of the basic structure of the constitution. Judicial review क्या है, ये part है basic structure of the constitution का। A is the right answer, it is the part of the basic structure of the constitution. Next question is, when were the first general election to Lok Sabha held? फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे लोकसभा के, वो हुए थे 1952 में। ईयर पूछा गया 1952 में। फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा कब हुई है? फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। कब हुई थी? 13 में 1952 को हुई थी फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा बन के तैयार कब हुई थी? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा बन के तैयार हो गई थी। और फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को। इलेक्शन कब हुआ था? इलेक्शन हुआ था फरवरी में। जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में। 1951 से 1952 तक यहाँ पीरियड दे रखा है, देखिए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन दी, टोटल सीट कितनी थी? 489 सीट थी। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक इलेक्शन हुए थे। 1951 से 52 तक, 51 से 52 तक। तो अगर दोनों में से जो भी, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, 51 भी और 52 भी। यहाँ पे 1952 में इलेक्शन वो हुए थे। फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और बनकर कब तैयार हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। आई होप कि आपको अच्छी तरह चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जब भी नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी और दूसरी, तो मैं आपको उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करके बता दूँगी। वीडियो अब तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिटरमाइन दी सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट? कौन डिटरमाइन करता है सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन जज ऑफ ए हाई कोर्ट की?
सो राइट आंसर इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट डिटरमाइंस द सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट. ये डिसाइड करती है पार्लियामेंट. ये किसके पास अथॉरिटी होती है? पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है. ए इज द राइट आंसर. पार्लियामेंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन. कौन चेयरमैन रहे थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के? सो राइट आंसर इज सी. केसी नियोजी इज द राइट आंसर. केसी नियोजी थे फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन. आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बहुत सारे डेज होते हैं, हर मंथ में होते हैं बहुत सारे डेज. तो नेशनल वोटर्स डे कौन से डे को आता है? 25 जनवरी को आता है. नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को. ए इज द राइट आंसर. 25 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर्स डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर. कौन से एक्ट के उसमें फॉर्मेशन हुआ था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का? सो राइट आंसर इज ए. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. ईयर याद रखिएगा 2005. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई सुना ही होगा सबने. आरटीआई की फुल फॉर्म क्या थी? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में हुआ था ये एक्ट. तो ईयर भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है जिस ईयर में वो एक्ट हुआ हो. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. इसी के फॉर्मेशन के बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बना था. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस. कौन सी फॉलोइंग स्टेजेस होती है क्रिमिनल ऑफेंस की? सो राइट आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव. इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, ये तीनों ही ज़रूरी होता है क्रिमिनल ऑफेंस में. क्राइम करने का इंटेंशन होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए. अगर आप किसी को इंटेंशनली हार्म पहुंचाते हैं या कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपने किसी की तरफ इंटेंशनली फेंका कि उसे हार्म हो या उसे लग जाए, इंजर्ड हो जाए, तो वो क्या होगा? क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा. क्योंकि वो आपने जान के कर, आपका इंटेंशन था. उस चीज़ के लिए आपने शार्प ऑब्जेक्ट लिया, उस चीज़ के लिए आपने शार्प ऑब्जेक्ट टेबल से या कहीं से भी उठाया, उसे क्या कहेंगे? वो आपकी प्रिपरेशन कहलाएगी. वो आपकी प्रिपरेशन हुई क्राइम को कमिट करने के लिए. और उसके बाद अगर आपने वो चीज़ चला के मार दी किसी को, और ताकि इस इंटेंशन के साथ कि उसे हार्म हो, तो वो क्या होगा? आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट. कि आपने किसी को हार्म पहुंचाने के लिए वो अटेम्प्ट भी की वो चीज़. तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट. सो राइट आंसर इज डी. ऑल ऑफ दी अबव. आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्रिमिनल ऑफेंस के स्टेजेस क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ दी हेड ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कौन हेड होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं? इज़ दी राइट आंसर चीफ कमिश्नर. चीफ कमिश्नर जो होते हैं वो हेड होते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कौन से टैक्सेस जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और इम्पोज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट? सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इसके अकॉर्डिंग डी इसका जो होगा राइट आंसर होगा. एस्टीमेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू, ये तीनों ही टैक्स जो होते हैं वो कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जाता है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है टैक्सेस. लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी, ये तीनों ही स्टेट गवर्नमेंट लेती है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. सभी हैं इसके आंसर. स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लेती है? स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू. राइट आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसको चेयरमैन कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के. इज द राइट आंसर. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कौन सी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? सो राइट आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं? ऑल ऑफ द अबव. ओरिजिनल एंड एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल एंड एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास. सो राइट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव.
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, हु कॉल द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज फेडरल फायरमैन। किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि गवर्नर एक स्टेट का फेडरल फायरमैन होते हैं। सो राइट आंसर इज सी राजगोपाल आचार्य जी ने। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में करा चुकी हूँ, एक क्वेश्चन इसी तरह से था, स्टेटमेंट ही थी वो भी, कि गवर्नर इज ए बर्ड इन गोल्डन केज। ये स्टेटमेंट किसने दी है, सरोजनी नायडू जी ने। सरोजनी नायडू जी ने ये स्टेटमेंट दी है, गवर्नर ए बर्ड इन गोल्डन केज। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख लें जा करके, मैंने उसमें अच्छी तरह समझा रखा है। आपको स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया गवर्नर ऑफ ए स्टेट फेडरल फायरमैन, ये किसकी स्टेटमेंट है, हु कॉल्ड दिस। सो राइट आंसर इज सी राजगोपाल आचार्य जी। सी राजगोपाल आचार्य जी ने कहा था कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज फेडरल फायरमैन। सी इज द राइट आंसर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।